एक अंकुर फूट कर बोला कि मैं हारा नहीं हूं। एक उल्का पिंड हूं, तारा नहीं हूं। मृत्यु पर जीवन विजय उद्घोष करता। मैं अमर ललकार हूं, चारा नहीं हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील श्रोती। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। 3 मार्कर से संबंधित श्रृंखला चल रही है, जैसे कि आप जानते हैं। फिलहाल हम चल रहे हैं पेपर 1 पार्ट 1 की इकाई 4 पर, मतलब मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन, मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक परिदृश्य, ये वाला सेक्शन फिलहाल हमारा चल रहा है। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक साहित्यकार और संगीतकार। लोक साहित्यकार और संगीतकार से संबंधित कुल 21 3 मार्कर में आपके लिए लेके आया हूं, जिसके अंतर्गत हमने कई डायमेंशन को कवर किया है। पहला डायमेंशन है व्यक्ति विशेष। कोई व्यक्ति के बारे में 3 मार्कर पूछ लिया जा सकता है कि बताइए भाई, ये लोक साहित्यकार हैं, इन पे टिप्पणी कीजिए। ये संगीतकार हैं, इन पे टिप्पणी कीजिए। इसके अलावा उनकी किसी खास कृति, खास रचना पर 3 मार्कर आ सकता है। इसके अलावा उनकी जो कलात्मक विशेषता है कि इनकी लेखन के लक्षण बताइए, इनकी विशेषता बताइए, उन पे भी 3 मार्कर आ सकता है। अतः इन सारे डायमेंशन को कवर करने का प्रयास किया है। साथियों, आज का टॉपिक मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार व संगीतकार के कुल 21 3 मार्कर। आइए देखिएगा। पहला 3 मार्कर है ईसुरी। फिलहाल हम लोक साहित्यकार देख रहे हैं। ईसुरी, ईसुरी पे यदि कभी 3 मार्कर आए तो 3 बिंदुओं के माध्यम से चीजों को कंप्लीट करने का प्रयास किया है। पहला बिंदु तो सीधा है, इनका पूरा नाम ईसुरी प्रसाद हजारिया तिवारी। नंबर सेकंड है इनका जन्म मेडकी, झांसी, और ब्रैकेट में हमने एक बात लिखी है, बुंदेलखंडी फाग के आविष्कारक कहा जाता है इन्हें। इसके अलावा साथियों, रचनाओं की मैं बात करूं तो चौबड़िया फाग, ईसुरी प्रकाश, ईसुरी सतसई और ईसुरी फाग। एक बात मैं बार बार यहां रेखांकित करता हूं कि जब भी रचनाएं वाला बिंदु आता है, इसमें हम थोड़ी ज्यादा तथ्य प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। इसमें आप कतई ये ना सोचे कि सर आप तो वर्ड लिमिट से ज्यादा चीजें बता रहे हैं, ऐसा हम कैसे लिखेंगे। भाई रचनाओं में तो ऐसा है कि आप कम कर दीजिए वहां पर। यहां हम ज्यादा से ज्यादा इसलिए बताते हैं कि यदि आपको इसका 50% भी याद रह जाए तो आपका काम वहां पर हो जाए। ठीक, तो आप इन सारे बिंदुओं में ईसुरी को समाहित करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भाई लोक साहित्यकार हैं, उनके बारे में यदि लिखना है तो ये तो बताना पड़ेगा ना कि वो किस क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध हैं। तो बुंदेलखंडी फाग के आविष्कारक हैं, ये तो बताना पड़ेगा ना भाई कि कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने रची, नहीं तो किस काम के लोक साहित्यकार। तो इन बिंदुओं को जरूर बताना है। आप देखेंगे किसी भी एक लाइन में 5-7 शब्दों से ज्यादा हमने खर्च नहीं किए, पूरा वर्ड लिमिट में काम हो रहा है। 1 2 3 4 4 शब्दों में पूरी बात हो गई, एक शब्द में आपकी हेडिंग आ गई। 5-7 शब्दों में सारे पॉइंट कंप्लीट हो रहे हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला है ईसुरी की विशेषताएं। अब इनकी जो रचनाएं हैं, अच्छा देखिए, इनकी रचनाओं पे भी 3 मार्कर आ सकता है। इधर तो ईसुरी पर 3 मार्कर आया, भाई कोई भी व्यक्ति क्यों प्रसिद्ध है ये बताना पड़ेगा ना। तो रचनाकार हैं तो रचनाएं बता दी, कहां जन्म हुआ, बुंदेलखंडी फाग का आविष्कार किया, वो बता दिया। ये सारी बातें हो गई। पर एक 3 मार्कर ये भी आ सकता है कि ईसुरी की रचनाओं पर प्रकाश डालिए या टिप्पणी कीजिए। तो सीधे सीधे आप ये सारी रचनाएं उठा के लिख देंगे। क्लियर। एक क्वेश्चन ये बनेगा कि ईसुरी की जो लेखन शैली थी, उसकी विशेषताएं क्या थी, उसके लक्षण क्या थे। यदि उस पर क्वेश्चन आए तो आप बताएंगे पॉइंट नंबर 1, बुंदेली फाग चौकड़िया आरंभ किया इन्होंने। नंबर सेकंड, श्रृंगार प्रेम का प्रयोग, बुंदेली व ब्रज भाषा में छंद। जी हां, बुंदेली भाषा के अतिरिक्त इन्होंने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया और छंद के माध्यम से अपनी बातें प्रस्तुत की। इसके अलावा इसमें इन्होंने श्रृंगार और प्रेम के जो विषय हैं उन पर बहुत ज्यादा बल दिया था। साथियों, लोक जीवन के विविध पक्ष इनके लेखन में समावेशित थे। आप यदि वर्ड लिमिट देखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने क्या बोला, मैक्सिमम 7 शब्द जाएंगे, उतना आप वहां लिख सकते हैं। मैं भी मान रहा हूं कि अब स्पेस और कम आ रहा है, आप ज्यादा नहीं लिख सकते, पर 7 शब्द लिख सकेंगे। उसी क्रम में हम पूरे आंसर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए 3 पॉइंट में हमने क्या बताया। पहला, चौकड़िया का शुभारंभ किया बुंदेली फाग में। दूसरा, श्रृंगार प्रेम का समावेशन किया, बुंदेली ब्रज भाषा का प्रयोग है, और लोक जीवन के विविध पक्ष इसमें समाहित हैं। अगला 3 मार्कर देखें, सिंगाजी। जैसे ईसुरी पे 3 मार्कर आ सकता है, वैसे संत सिंगाजी पे भी आ सकता है। तो भैया पहला, जन्म खजूरी गांव, ब्रैकेट में, नीमाड़ का कबीर और पशु रक्षक देवता, ये भी कहा जाता है इनको। तो आप यदि चाहें तो यहाँ हेडिंग परिचय दे सकते थे जन्म के अलावा। हमने उनके बारे में संक्षेप में सारी चीजें बता दी जिसके लिए वो प्रसिद्ध हैं। भाई संत सिंगाजी का बर्थ प्लेस भी इंपॉर्टेंट है।
बताना पड़ेगा ये व्यक्ति कहाँ के हैं, कहाँ से संबंधित हैं। आप यदि एमपीपीएससी प्रीलिम्स देखें तो पिछले कई वर्षों से कोई व्यक्ति विशेष का जो मूल स्थान है, जन्म स्थान है, इस पे जोर दिया जा रहा है। तो किसी व्यक्ति का क्षेत्र तो बताना ही पड़ेगा। खजूरी गांव और नीमाड़ का कबीर कहते हैं, इन्हें पशु रक्षक देवता कहते हैं, ये अपन ने परिचय में बता दिया। समाधि इंपॉर्टेंट है इनकी, खंडवा में समाधि है, मेला लगता है पिपलिया खुर्द खरगोन में, और उनके गुरु का नाम है मनरंग। ये तीनों बातें मैंने एक ही लाइन में बता दी, आप शब्द गिन सकते हैं। सर बिल्कुल वर्ड लिमिट में काम हो रहा है। पॉइंट विद हेडिंग का यही फायदा है, आप यदि हेडिंग्स दे दे के पॉइंट लिखते हैं तो आपका कम शब्दों में काम हो जाता है और आप पूर्ण विराम करके अगला पॉइंट वहीं लिख सकते हैं। बस इतना किया, समाधि डैश खंडवा पूर्ण विराम, मेला डैश पिपलिया खुर्द, गुरु डैश मनरंग, 7 शब्द हो रहे हैं। ठीक, इसके अलावा भाषा इनकी निमाड़ी थी, क्लियर, क्योंकि निमाड़ का कबीर कह रहे हैं इन्हें, और रचनाएं तो बतानी पड़ेंगी। और एक बार फिर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि रचनाएं लगभग मैंने इनकी सारी बता दी। वर्ड लिमिट का यदि कंसर्न हो तो आप कुछ रचनाएं कम कर देना, 2 या 3 के नाम बता देना। 7 बार, 12 मासी, 15 तिथि, दोषबोध, नरद, शरद, ये इनकी रचनाएं थी। क्लियर। तो संत सिंगाजी के बारे में एक व्यक्ति विशेष के रूप में जब क्वेश्चन आएगा तो हमने लगभग सारे डायमेंशन कवर कर लिए। परिचय भी बता दिया, कहां जन्मे, क्या नाम से जाने जाते हैं, यह भी बता दिया भाई समाधि कहां है, मेला कहां लगता है, और इनके गुरु कौन थे। यह भी बता दिया कि जिस विधा के लिए प्रसिद्ध है उसमें इनकी भाषा क्या थी और इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, और पूरा वर्ड लिमिट में काम हुआ। अगला देखें परचरी। साथियों, परचरी जो है यह संत सिंगाजी का जीवन परिचय है। ठीक, इसे परचरी कहा गया और इसकी रचना की थी खेमदास ने। तो परचरी के रचनाकार थे खेमदास, जिसमें संत सिंगाजी के जीवन परिचय को बताया गया है। चलिए अगला है संत सिंगाजी के लेखन की विशेषता, जैसे उधर अपन ने ईसुरी के लेखन की विशेषता देखी थी। तो साथियों, पहला, कबीर के दोहे इनके लेखन में शामिल थे, इसलिए तो नीमाड़ का कबीर कह रहे हैं। दूसरा, निर्गुण निराकार परम ब्रह्म की उपासना इन्होंने अपने छंदों से, अपने गीतों के माध्यम से की। जिस तरह कबीर निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना करते थे कि भगवान का कोई निश्चित रूप, निश्चित आकार नहीं है, वो तो हर जगह है, उसी अवधारणा को ये आगे बढ़ा रहे थे। इसके अलावा चूंकि ये लेखक थे, रचनाकार थे, लोक साहित्यकार थे, अतः इनकी भाषा स्पष्ट करना जरूरी है। तो निमाड़ी भाषा, गीत काव्य शैली और वाचिक परंपराओं में इन्होंने रचना रची। गीत काव्य शैली मतलब काव्यात्मक शैली में इन्होंने अपना लेखन किया, ये इनकी विशेषताएं थी। तो ईसुरी की विशेषता, सिंगाजी की विशेषता। यदि रचनाएं उनकी आ जाए तो केवल रचना वाला पॉइंट बता देना। इतने सारे डायमेंशन कवर हो रहे हैं। अगला जगनिक। साथियों, जगनिक को संरक्षण दिया था कालिंजर के राजा परमार। ठीक, परिमल भी नाम दिखेगा, ये सब नाम दिखेंगे। ठीक है, जन्म इनका कालिंजर में हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाएं आलाखंड से इनका संबंध है, परिमल रासो। अब आलाखंड पे 3 मार्कर आ सकता है। आलाखंड आप सभी जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी रचना ये मानी जाती है। साथियों देखिए, विश्व की सबसे लंबी लोक कथा है, प्रायः वर्षा ऋतु में गाई जाती है। अच्छा, 52 लड़ाइयों की कहानी इसमें बताई गई है। आला ऊदल के शोर से संबंधित गीत हैं। आला खंड को इलियट ने लिपिबद्ध किया। बात पूरी समझेंगे आप। यदि कभी आला खंड पे लिखने आ जाए तो सबसे पहले तो ये बताएंगे विश्व की सबसे लंबी लोक कथा है जो सामान्यतः वर्षा ऋतु में गाई जाती है। इसमें आला ऊदल की 52 लड़ाइयों में उनका जो शौर्य था उसका प्रस्तुतिकरण किया गया है, और इलियट नाम के व्यक्ति ने सर्वप्रथम इसका लिपिबद्धीकरण किया था। ये 3 बातें आप बता देंगे, अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। कवि घाघ, साथियों कृषि पंडित भी कहते हैं, हम सभी जानते हैं, फिलहाल 3 मार्कर के हिसाब से इन्हें देख लेते हैं। जन्म इनका हुआ था 1753, कन्नौज। उपाधि इन्हें चौधरी की दी गई थी अकबर के द्वारा। इनकी प्रमुख रचनाएं थी घाघ और भड्डरी। कहीं आपको यदि जगह मिले तो ये भी लिख देना कृषि पंडित। कृषि पंडित उपनाम से भी इन्हें जाना जाता है। कारण क्या है, इनकी सारी रचनाएं कृषि को केंद्र में रख के लिखी गई थी। इन्होंने मौसम के बारे में, वर्षा के बारे में, कृषि के भिन्न भिन्न रूप और पद्धतियों के बारे में गहन अध्ययन कर उसका प्रस्तुतिकरण किया था। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में भी इनका बड़ा योगदान माना जाता है, इसलिए इन्हें कृषि पंडित भी कहा गया। तो कभी घाघ आ जाए तो आप ब्रैकेट में कृषि पंडित भी लिख देना, और चौधरी तो लिखना ही इनकी उपाधि जो अकबर ने दी थी, अकबर के समकालीन थे। देखिए घाघ के लेखन की विशेषता, तो पहला तो वही जो मैंने बताया, कृषि, मौसम, वर्षा, खेती से संबंधित इनकी रचनाएं थी। दूसरा,
भारतीय कृषि विज्ञान में इनका बड़ा स्थान है। तीसरा, कृषि पंडित कहा जाता था। क्लियर, बिल्कुल संक्षेप में आप बातें बता देंगे। तो ये थे मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक साहित्यकार। लगभग 4-5 लोक साहित्यकार हमने देखे। अकेले उनको व्यक्ति के संदर्भ में यदि प्रश्न बने तो नहीं, हमने ये भी देखा उनकी विशेषता के बारे में यदि 3 मार्क कराएगा तो हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। और मैंने ये भी आपको साथ बता दिया कि यदि केवल उनकी रचना पूछ ली जाए तो आप केवल रचना लिख के आगे बढ़ जाएंगे। तो 3 डायमेंशन आपके कवर होंगे। व्यक्ति विशेष के रूप में आया हुआ क्वेश्चन, उनके लेखन की विशेषता, और तीसरा उनकी रचनाएं। ये 3 डायमेंशन कवर होंगे 3 मार्कर में। अगला इसी में जो हमारा सेक्शन है, जैसा मैंने बताया था, मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीतकार। अब हम उनकी बात कर लेते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन तो तानसेन। अब तानसेन किस चीज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो तानसेन कोई संगीतकार है तो ऑब्वियसली शैली बता दो, तो हुसैनी और ध्रुपद शैली थी। पूर्ण विराम करके ग्रंथ संगीत रागमाला इनका प्रमुख ग्रंथ था। प्रमुख राग की बात करूं तो राग दरबारी, मियाँ की सारंगी, मियाँ की मल्हार, राग भैरवी, राग मल्हार, राग दीपक और मेघ मल्हार। फिर वही बात, आप बोलेंगे वर्ड लिमिट से ज्यादा बातें कर रहे हो, मैं फिर स्पष्ट कर दूं, राग आप कोई 1-2 बता देना इसमें से। मैंने तो पूरे इसलिए लिख दिए ताकि आप तक कंटेंट पहुंच जाए। क्लियर, चलिए। इसके अलावा तानसेन समारोह ग्वालियर में होता है, एक पॉइंट ये जरूर बताना है। समाधि ग्वालियर में ये बताना है। गुरु का नाम मोहम्मद गोस, ये बताना है। संरक्षण किसके संरक्षण में रहे? तो रामचंद्र देव और बाद में अकबर। हम सभी जानते हैं अकबर के 9 रत्नों में थे। अब आपको इतना ज्यादा यदि ये वर्ड लिमिट लग रही हो तो घबराना नहीं। जैसा मैंने कहा, आप जो ये राग वाला सेक्शन है इसमें केवल कोई 2 राग लिख देना इतने सारों में से, फिर पूरा कंटेंट आपका 3 मार्कर के हिसाब से डिजाइन हो जाएगा। तानसेन से संबंधित हर जरूरी चीज मैंने यहां डाल दी है। भाई कोई गायक है, कोई बड़ा संगीतकार है, तो उसकी शैली तो बताना पड़ेगी ना, उसका ग्रंथ तो बताना पड़ेगा ना, उसकी राग तो बतानी पड़ेगी ना। तो शैली डैश करके कोई एक शैली बता दो, 2 शब्द खर्च हुए। राग डैश करके कोई एक राग बता दो, 2 शब्द यहां खर्च हुए। ग्रंथ कोई एक ग्रंथ बता दो, 1 शब्द यहां खर्च हुआ। 6 शब्द मतलब एक लाइन में तीनों बातें आ जाएंगी। दूसरी लाइन में आप आएंगे तो समारोह डैश ग्वालियर 2 शब्द, समाधि डैश ग्वालियर 2 शब्द 4 शब्द, और गुरु डैश मोहम्मद गोस 6 शब्द, ये दूसरे लाइन में आ जाएंगे। और तीसरी लाइन में संरक्षण, ठीक, रामचंद्र देव व अकबर। कट टू कट बात होगी, इधर आपको ज्यादा अभी लगेगा क्योंकि मैंने ज्यादा कंटेंट परोसा है। खैर, उस्ताद अलाउद्दीन खां। साथियों, उस्ताद अलाउद्दीन खां की पहले तो ये बताएं क्या थे भाई, क्या थे? सरोद वादक थे। तो प्रसिद्धि सरोद वादक, पूर्ण विराम। इनके नाम से अकादमी कहां है? भोपाल में, पूर्ण विराम। समारोह कहां होता है? मेहर में, पूर्ण विराम। एक लाइन में 3 फैक्ट दे दिए। अगली लाइन पे आओ। प्रमुख शिष्य कौन थे? रविशंकर जो सितार वादक हैं, पन्नालाल घोष जो शहनाई वादक हैं, अली अहमद और अली अकबर, ये इनके शिष्य थे। फिर वही बात, कोई 2 नाम बता देना। अच्छा, राग मदन मंजरी, हेमंत, हेमा विहंग, माज खमाज, सुर सितार, चंद्र सागर, जल तरंगवाद, और फिर जल तरंग वाद्य यंत्र भी बनाया। तो इतनी सारी राग ना बता के कोई 2 बता देना भैया। ठीक है, ये सारा कंटेंट हो जाएगा उस्ताद अलाउद्दीन खां, क्योंकि संगीतकार है ना। फिर वही बात, तो संगीत में भी किस विधा के? तो बोले सरोद वादक, तो ये बताया, राग बताई, शैली बताई, इनके नाम का समारोह कहां होता है, इनके नाम की अकादमी कहां है, सब बताया। चलिए आगे देखें। उस्ताद हाफिज अली खां। पॉइंट नंबर 1, ग्वालियर में जन्मे सरोद वादक। देखो स्थानीय बता दिया, किस विधा से संबंधित वो भी बता दिया। दूसरा, पुत्र का नाम अमजद अली खां, क्योंकि वो भी सरोद वादक है। ठीक, और ग्वालियर शासक माधवराव सिंधिया द्वारा सम्मानित किए गए थे। तीनों बातें बता दी भैया। अब देखो थोड़े अलग तरीके से मैंने इसको लिखा, कारण ये कि आपको सारे आंसर यदि मैं एक ही एक तरह से लिख के बता दूंगा, आप बोलेंगे अरे सर आप तो एक ही तरह से लिख के बता रहे हैं। पॉइंट विथ हेडिंग वाला पैटर्न जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, उसमें ज्यादा फैक्ट हम डाल सकते हैं, इसलिए मैं ज्यादा उस पर फोकस करता हूं। बाकी अब देखिए नॉर्मल पॉइंट में भी आप चीजें लिख सकते हो, कोई हेडिंग देने की जरूरत नहीं है। और कभी मन हो जाए तो पैराग्राफ फॉर्म में भी किसी चीज को लिख दो, जहां पर बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं है, केवल एक थ्योरी है, तो आप पूरी थ्योरी को पैराग्राफ फॉर्म में लिख दो। ठीक, आगे देखें। शंकर राव पंडित, पूरे व्यक्ति देख रहे हैं अपन, पूरे व्यक्ति। अब जन्म वही ग्वालियर, पिता इनके विष्णुराव पंडित थे और इनके पुत्र थे कृष्ण पंडित। ठीक, और इनके गुरु थे मोहम्मद निसार हुसैन।
अच्छा, पिता पुत्र ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सबके नहीं बताना होते। इनके पिता, इनके पुत्र, ये सब संगीत विधा, संगीत क्षेत्र में इन्होंने बड़ा काम किया, तो यदि यहाँ उनको मेंशन कर दोगे तो इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई गलत नहीं है। बाकी हर एक व्यक्ति में उनके खानदान के बारे में नहीं बताना होता। व्यक्ति विशेष का पैटर्न नहीं है कि उनके पति, उनके पत्नी, उनके बीवी, उनके बच्चे, उनके पिता, उनके पुत्र ये बता रहे, नहीं, एक दो के मैं बताता हूं जहां उनके उन संबंधियों का कोई रोल होता है। क्लियर है? और गुरु का तो बता दिया करो। क्लियर है? अच्छा, शैली है इनकी टप्पा शैली, जो धार की देवी जी बुआ से इन्होंने सीखा था। वर्ड लिमिट में काम हुई, आप घर पे मिला सकते हैं इसको। खैर, राजा भैया पूंछ वाले, वही वाला सेक्शन। जन्म ग्वालियर, प्रसिद्धि हारमोनियम वादक, अच्छी बात। वास्तविक नाम था इनका बाल कृष्ण आनंद राव आल्टेकर, और प्रमुख रचनाएं देखिए फिर वो इतनी सारी, तान, मल्लिका की संगीत उपासना, ठुमरी, तरंगिनी, ध्रुपद, धमार, गायन और संगीत उपासना, इतने सारे, कोई दो तीन बता देना। ठीक। अच्छा, एक बात पे आप ध्यान दें, किसी का कोई वास्तविक या मूल नाम है हम वो जरूर बताते हैं। तो देखिए, राजा भैया पूंछ वाले में वास्तविक नाम बता दिए। इनका क्षेत्र क्या है हम वो जरूर बताते हैं। देखो, जैसे इनका ग्वालियर बताया, सब में कारण क्या है, एमपीपीएससी दे रहा है ना इन चीजों को इंपॉर्टेंस। प्रीलिम्स में वो पूछता है, बताइए इनका मूल क्षेत्र क्या है, बताइए इनका मूल नाम क्या है। ठीक है, तो आप 3 मार्कर में ही वही चीज डालिए जिनको एमपीपीएससी प्रीलिम्स में ज्यादा तवज्जो दे रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उस व्यक्ति के बारे में। ठीक है, इसलिए हम डाल रहे हैं। तो और देखिए, वर्ड लिमिट में काम हो गया, सब बता दिया हमने। कोई किसी व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ, उसकी प्रसिद्धि किस चीज के लिए है, उसका वास्तविक नाम क्या, और उसने क्या क्या रचना रची, ये सब बता दिया। चलिए आगे बढ़े। कृष्ण राव शंकर पंडित, वही गुरु निसार हुसैन, जन्म ग्वालियर, पिता शंकर पंडित। शैली, इनकी शैली थी इतनी सारी, बोलतान शैली, तो आप तो बस बोलतान शैली बताना और कहीं परेशान नहीं होना। उपाधि क्या है, उपाधि है गायनाचार्य और संगीत मनीषी। इतने सब पे नहीं आना है, सब हटा सकते हैं, आप तो बस बोलतान शैली बताइए। ठीक, उपाधि इन्हें दी गई थी गायनाचार्य व संगीत मनीषी की, और साथियों इन्होंने स्थापना की थी ग्वालियर में गंधर्व विद्यालय की। तो 3 बातों में, 4 बातों में हमने इन्हें समेटा, गुरु, जन्म और पिता, ये 3 एक पॉइंट में आ गए। दूसरे पॉइंट में इनकी शैली और उपाधि आ गई, और तीसरे पॉइंट में जाएगा संस्थापक, काय के संस्थापक रहे, तो ग्वालियर में गंधर्व विद्यालय के संस्थापक रहे। अगला देखें, उस्ताद आमिर खां। आमिर खां क्यों प्रसिद्ध, तो प्रसिद्ध है सारंग वादक, वीणा वादक और ख्याल गायन के लिए। जन्म कहां हुआ, इंदौर, इंदौर घराने के जन्मदाता भी हैं ये। शैली क्या है, ख्याल और तराना शैली। रचना इन्होंने अति विलंबित लय में झुमरा ताल, इसके अलावा तिलवाड़ा या एक ताल से गायन शुरू, ये सब इनकी कृतियां हैं, इनकी कुछ कुछ शुरुआत हैं। तो आप बस ये बताएं, अति विलंबित लय में झुमरा ताल, ये इनकी कृति थी, ये इस तरह से करते थे नृत्य या संगीत का। ठीक है, तो ये आप केवल एक चीज मेंशन कर देंगे। चलिए, कुमार गंधर्व या शिवपुत्र भी कहते हैं इन्हें। साथियों, जन्म हुआ बेलगांव कर्नाटका में। राग इनकी रही अहि मोहिनी, मानवती सहेली, तोड़ी, मिड़मारी, निधि न्यारी, भागवत, भैरव, लगन गंधार, गांधी राग, अनूप प्रयाग, लगन गंधार और टोरी। इतनी सारी नहीं हो सकती याद, कोई 2-3 कर लेना। अहि मोहिनी, मानवती, तोड़ी, फिर मिड़मारी, ये 2-3 नाम कर लेना। पुस्तक, इनकी प्रमुख पुस्तक थी अनुराग विलास। ये 3 पॉइंट में आप इन्हें कंक्लूड कर देंगे। अगला देखें, पंडित कार्तिक राम। साथियों, जन्म हुआ छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। दूसरा, प्रसिद्धि थी गजप्पन नृत्य। इसके अलावा उपाधि, साथियों चक्रधर जो थे उन्होंने इन्हें नृत्य सम्राट की उपाधि दी। क्लियर? तो रायगढ़ के जो चक्रधर थे उन्होंने इन्हें कार्तिक राम को कहा नृत्य सम्राट। क्लियर? अगला देखें, चक्रधर सिंह। जो चक्रधर सिंह थे वो कत्थक घराने के थे, रायगढ़ के सम्राट थे। दूसरा, उनके भी कुछ प्रमुख ग्रंथ थे, इंपॉर्टेंट थे, संगीत से संबंधित था, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, राजरत्न, मंजूषा और ताल तोय निधि, तीनों इंपॉर्टेंट है। राजरत्न कौमा मंजूषा कौमा ताल तोय निधि, ये संगीत के ग्रंथ थे। फिर
पूर्ण विराम करके मैंने लिखा नृत्य। नृत्य से संबंधित क्या ग्रंथ थे? मूरण वर्ण, पुष्पाकर, नर्तन सर्वस्व, ये इनके नृत्य से संबंधित ग्रंथ थे। समारोह की यदि मैं बात करूं तो रायगढ़ में जो चक्रधर समारोह होता है वो इन्हीं के सम्मान में होता है साथियों। अगला देखें, मृदंगाचार्य गोविंद राव बुरहानपुरकर, इतना बड़ा नाम समझ में आ रहा है कि ये मृदंग वादक थे। पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा? जन्म इंदौर और क्षेत्र था मृदंग वादन। क्लियर? अगला देखें, बेजू बाबरा, जन्म चंदेरी, वास्तविक नाम है बैजनाथ मिश्रा, समाधि इनकी चंदेरी में और ये समकालीन थे अकबर के। तो लगभग वही 3-4 बिंदु। कोई भी व्यक्ति जब पूछा जा रहा है तो वो किस क्षेत्र का है, किस विधा का है, मूल नाम क्या है, वास्तविक नाम क्या है, या और उनकी रचनाएं क्या हैं, कृतियां क्या हैं, किस चीज के लिए जाने जा रहे हैं, इन सारे बिंदुओं के इर्द गिर्द हमने इस डायमेंशन को कवर किया। ये थे कुल 21 थ्री मार्कर मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार और संगीतकार से संबंधित, जिसमें केवल तथ्यों का खेल है, जिसमें केवल कंटेंट का खेल है, समझने जैसा ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले लेक्चर में। इस पूरे लेक्चर के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे प्राप्त हो जाएंगे। जरूर ज्वाइन कीजिए, जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। धन्यवाद।